पटनायक जी की पुस्तक भारत सूत्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हम इसके थर्ड टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि किस तरीके से भारत को राजनीतिक आजादी भले ही मिल गई हो, लेकिन मानसिक तौर पर ये आज भी पश्चिमी देशों का गुलाम है। पश्चिमी जो भी आंदोलन अपने समाज और पर्यावरण को बचाने के लिए होते हैं, भारत उनका जस का तस अंधानुकरण कर लेता है। इसमें स्वयंसेवी संस्थानों का भी बहुत रोल रहता है, क्योंकि उनकी फंडिंग जो है वो विदेशों से आती है, इसीलिए वो विदेशों की ही पैरवी करते हैं। उसके बाद सबसे अहम बिंदु की तरफ जो किशन पटनायक जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया वो ये कि अगले 30 सालों में वे जब बात करते हैं, यानी कि आज के मौजूदा हालात के ऊपर उन्होंने 25-30 साल पहले ही लिख दिया था। वे लिखते हैं कि आगे आने वाले समय में आर्थिक नीतियां कुछ इस तरीके से बनेंगी कि लोगों का जनसंहार और नर संहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्थिक नीतियों को इस तरह बनाया जाएगा कि स्थानीय आबादी जो है वो स्वतः नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाए और संसाधन जो हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो जाएंगे। और आज यही हालात देश के अंदर हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौरतलब और है, वो ये कि आजकल आर्थिक नीतियां जो बनती हैं उससे स्थानीय आबादी नष्ट तो हो रही है, साथ ही साथ जनसंहार भी हो रहे हैं। गोधरा कांड से लेकर मणिपुर और नूह तक की हत्याएं यही बात साबित करती हैं। इसके दौरान बहुत सारी अन्य घटनाएं भी हैं, जैसे कि ऊना की घटना, कठुआ वाला आसिफा केस, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, हाथरस, उन्नाव, दिल्ली कैंट में एक वाल्मीकि समुदाय की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसका शव तुरंत फुरत में शमशान घाट में जला देना। इस तरह की बहुत सारी जन हत्याएं समय समय पर देखने को और सुनने को हमें मिल रही हैं, जिसके प्रति आंदोलन भी लोग करते हैं, लेकिन फिलहाल उसका कोई आउटकम निकलता हुआ नहीं दिखता। तो इन सब चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके चौथे एपिसोड की तरफ चलेंगे। ये एपिसोड बेहद अहम है। मैं चाहूंगी आप अपना ध्यान अंत तक बनाए रखें। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। टॉपिक 4, यह तो प्रतिक्रांति है। प्रतिक्रांति क्या होती है, पहले तो ये समझिए। क्रांतियों का स्पष्ट उल्लेख इतिहास में है, प्रतिक्रांतियों का उतना स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। छोटे पैमाने और कम अरसे की प्रतिक्रांतियों का जिक्र यूरोपीय इतिहास में होता है। मतलब यूरोपीय देश जो है वो इतिहास लेखन में बेहद ईमानदारी बरतते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे देशों में प्रतिक्रांति की घटनाएं नहीं है। भारत में कम से कम एक बहुत बड़ी प्रतिक्रांति की घटना हुई थी धार्मिक सुधारों के खिलाफ। इसका ऐतिहासिक अध्ययन विधिवत ढंग से नहीं हुआ है। इस वक्त समूची दुनिया में जो हो रहा है वह शायद विश्व इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिक्रांति है। और ये सब लेख जब वे लिख रहे थे तब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद जो है वो अपने चरम पर था और बाबरी मस्जिद विध्वंस की जा चुकी थी। यह संगठित है, विश्वव्यापी है और समाज तथा जीवन के हर पहलू को बदल देने वाली है, यहाँ तक कि प्रकृति और समूचे प्राणी जगत को प्रभावित करने वाली है। 21वीं सदी के बाद भी अगर मानव समाज और सभ्यता की चेतना बची रहेगी तो आज के समय में इस बारे में इसी तरह का जिक्र इतिहास की पुस्तकों में होगा। डंकल संधि की तारीख इसी क्रांतिकारी की स्पष्ट शुरुआत मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा असहमत हूं किशन पटनायक जी के मतों से। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करती हूं जो है 13 तारीख का चंद्रभान प्रसाद जी के साथ जो है खास विमर्श वाला जो वीडियो है वो आप सुनिए, तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि उस वक्त सभी यही सोच रहे थे। समूची 20वीं सदी की में क्रांति की चर्चा होती रही है। क्रांति का एक विशिष्ट अर्थ आम जनता तक पहुंच जाता है। क्रांति का मतलब था संगठित आंदोलन द्वारा उग्र परिवर्तन, जिससे समाज आगे बढ़ेगा और साधारण आदमी का जीवन बेहतर होगा। आखिरी आदमी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। साधारण आदमी का केंद्रीय महत्व और आखिरी आदमी का अधिकार 20वीं सदी की राजनीति और अर्थनीति पर जितना हावी हुआ था वैसा अभी नहीं हुआ था। प्रतिक्रांति का मतलब पतन या क्षय नहीं है। पतन या क्षय वहां होता है जहां परिपक्वता आ चुकी है या चोटी पर पहुंचा जा चुका है। सोवियत रूस का पतन हो गया, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता का
क्षय एक अरसे से शुरू हो गया है। इससे भिन्न प्रतिक्रांति का रूप क्रांति जैसा ही होता है, सिर्फ उसका उद्देश्य उल्टा होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब क्रांति कोई चीज होती है, जैसे फ्रांस की क्रांति, पूरा का पूरा तख्त पलट हो गया राजे महाराजों का। वहां पर फ्रांस की क्रांति बड़ी मशहूर है इतिहास के पन्नों में। लेकिन प्रतिक्रांति क्या होती है? ये ठीक क्रांति के उलट होती है। जो सही सिस्टम चल रहा होता है उसको खराब करने के लिए इस प्रतिक्रांति को किया जाता है। सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका हिटलर का नाजीवाद और मुसोलिनी का फांसीवाद, और भारत के संदर्भ में आरएसएस का हिंदुत्ववाद। आगे है इसका जिक्र, सुनिए। ये भी संगठित होता है और एक विचारधारा से लैस रहता है और कई मूल्यों और आधारों को उखाड़ फेंकने का काम करता है। इसकी विचारधारा ही ऐसी होती है कि इसका आंदोलन जन आंदोलन नहीं हो सकता। इसका आंदोलन अति संगठित छोटे समूहों के द्वारा चलाया गया अभियान होता है। आरएसएस के 36 संगठन हैं, कभी करणी सेना के नाम पर, कभी बजरंग दल के नाम पर, कभी दुर्गा वाहिनी के नाम पर, तरह तरह के संगठन इनके चलते हैं। लेकिन इन सब का एक ही उद्देश्य होता है। छोटे छोटे संगठनों में, छोटी छोटी इकाइयों में बट कर ये काम करते हैं समाज के अंदर। ऊपर से देखने पर ये प्रतीत नहीं होता कि ये इतने बड़े आंदोलन में कन्वर्ट भी किया जा सकता है छोटे छोटी इकाइयों को, लेकिन ऐसा होता है। हाल का उदाहरण देने के लिए हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता आधुनिक भारतीय राजनीति का एक केंद्रीय तत्व है। सेक्युलरिज्म, जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया जाए और उन्हें समान समझा जाए। 1980 के दशक में हिंदुत्व के आवरण में एक प्रतिक्रांति का अध्याय शुरू हुआ है देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने के लिए। अभी जैसा मैंने आपको जिक्र किया, इस वक्त विश्व स्तर पर जो प्रतिक्रांति की लहर प्रवाहित है, इससे उसका मेल है, लेकिन इसकी तुलना में उसका अपना महत्व बहुत छोटा है। बल्कि विश्वव्यापी प्रतिक्रांति के माहौल में इसको प्रोत्साहन मिलता है। तो जहां जहां भी इस तरह की प्रतिक्रांति होती है, वहां वहां ये आरएसएस का आंदोलन जो है वो अपने आप को उसमें जोड़ लेते हैं। आम जनता और आखिरी आदमी को समृद्धि और सुशासन देने का लक्ष्य बनाकर 19वीं सदी के मध्यकाल से जो राजनैतिक आर्थिक आंदोलन शुरू हुए थे, 20वीं सदी में 70 के दशक तक इसका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। तो 19वीं सदी में ये सभी वही सुधार थे जो अंग्रेजों द्वारा किए गए, जैसे कि शिक्षा का सुधार। हमने कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया में इस बारे में पढ़ा था कि लॉर्ड मैकाले ने किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा में आंदोलनकारी परिवर्तन कर दिए थे। तो वो हुई शिक्षा की क्रांति। अब जो है आपने मुगल के चैप्टर हटा दिए हैं, आपने बहुत सारे सेक्युलरिज्म आप नहीं पढ़ाते हैं, आप डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों के जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें से सारे चैप्टर एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो इसे आप प्रतिक्रांति मान सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ये ठीक उल्टा चल रहा है, चीजों को छुपाया जा रहा है। बीसवीं सदी के दूसरे दशक से 60 के दशक तक लग रहा था कि इतिहास का पहिया अब पीछे नहीं घूमेगा। 8वीं दशक पूरा होते होते पश्चिमी सभ्यता के कुछ विचारक कहने लगे कि इतिहास का पहिया रुक गया है। रुकने का एक ही परिणाम हो सकता है कि वह अब पीछे घूमेगा। इसी समझ के साथ विद इन ब्रैकेट की इतिहास रुक गया है, प्रतिक्रांति का जयघोष भी शुरू हो गया। तो इस टाइम पर यदि आप वर्ल्ड वाइड जो चीजें हो रही थी, जो फेरबदल हो रहे थे, उसके ऊपर नजर डालेंगे तो इस चीज को समझना आसान रहेगा। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, वो काफी उसका जो स्वरूप है वो बदलने लगा था। उसमें कड़वाहट बहुत ज्यादा आ गई थी। सोवियत संघ का जो है वो विलय हो गया था कई छोटी छोटी इकाइयों में। उसके बाद गल्फ वॉर हमने देखी, अपने खुद के देश में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जैसी चीजें देखी, गोधरा कांड देखा, और पूरे देश दुनिया भर में इस तरह की अलग अलग घटनाएं हुई हैं। गल्फ वॉर तो मैंने आपको बताया अभी। कुछ ही देशों में समाजवाद सरकारी विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव दुनिया के हर कोने में था। और अभी
एकदम कंटेम्प्रेरी में आप यूक्रेन और रूस की वॉर देख सकते हैं। इसका प्रभाव पूंजीवाद पर भी बहुत स्पष्ट रूप में पड़ा था। प्रगति और समृद्धि का कोई जिक्र नहीं हो सकता था बगैर बताए कि इससे आम जनता की समृद्धि हो रही है, आर्थिक गैर बराबरी घट रही है और आखिरी आदमी की भलाई के लिए प्रत्यक्ष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसलिए सफल पूंजीवाद का राजनीतिक लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट हो गया था। तो पूंजीवाद को ही नए तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया। हांगकांग या सऊदी अरब में दौलत होने के बावजूद कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि वह आर्थिक विकास का नमूना है। सामाजिक पिछड़ापन, राजनीतिक निर्भरता और कच्चे माल के निर्यात आधारित सामंती ऐश्वर्य को समृद्धि का लक्षण कभी नहीं माना गया है। मतलब सामंतवादी व्यवस्था जो होती है वो शोषणकारी व्यवस्था होती है। कितनी भी देश तरक्की कर ले, आप चंद्रयान क्यों ना भेज दे चांद के ऊपर, लेकिन वो तरक्की का पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि संसाधनों की जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अब भी नहीं हुआ है। सबसे नीचे के पायदान पर जो लोग खड़े हैं उन तक अभी कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। सामाजिक पिछड़ापन, राजनीतिक निर्भरता और कच्चे माल के निर्यात आधारित सामंती ऐश्वर्य को समृद्धि का लक्षण कभी नहीं माना गया। हांगकांग की छवि व्यभिचार की छवि थी। अब लंदन से प्रकाशित आर्थिक पत्र इकोनॉमिस्ट की भाषा में उसे शेर कहा जा रहा है। चीन की समृद्धि के एक प्रमुख उत्स के तौर पर बार बार हांगकांग का जिक्र होता है। विद इन ब्रैकेट 1997 में देखना बाकी है कि चीन हांगकांग को ले रहा है या हांगकांग चीन को ले रहा है। अतः प्रतिक्रांति का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि किसी देश की तरक्की बताने के लिए वहां के आम आदमी के स्वास्थ्य या आखिरी आदमी की सुरक्षा का जिक्र करना जरूरी नहीं है, और न तरक्की, विकास और अग्रगति के मूल्यांकन के लिए सांस्कृतिक मापदंडों का उपयोग करना जरूरी है। भारतीय संसद के जिस अधिवेशन में एक मंत्रालय दर्शाता है कि गरीबी के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़कर 40% हो गई है और बिहार तथा उड़ीसा में 50% से ऊपर हो गई है, उसी सत्र में वित्त मंत्री का बयान है कि उनके आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम सफल साबित हुआ है। अगर दोनों बयान एक ही सत्र में दिए गए हैं तो यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कोई असावधानी या विरोधाभास है। मतलब एक ही समय पर ये दोनों बातें किस तरह सच हो सकती हैं, उसके ऊपर किशन पटनायक जी फोकस कर रहे हैं। इसका मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूंगी, पहले पढ़ देती हूं। तरक्की और आर्थिक सुधार का बोध बदल रहा है। प्रतिक्रांति की विचारधारा क्षितिज जनों को इस दृष्टिकोण से लैस कर रही है कि जहां भी दौलत का एकीकरण उपभोक्ता सामानों के ढेर के रूप में दिखाई देता है, वहां विकास का एहसास होने लगता है। विकास की विश्वसनीयता इस पर निर्भर नहीं करती कि विकास का कोई सामाजिक, नैतिक या सांस्कृतिक पहलू भी है। जैसे कि भूखमरी बढ़ रही है हर तरीके से, किसान जो हैं बहुत ज्यादा तादाद में आत्महत्याएं करते हैं, लेकिन फिर भी विकास, आर्थिक जो विकास है वो किस तरह बढ़ रहा है, ये इस बात से डिपेंड करता है कि देखिए शैम्पू जो है वो कभी किसी जमाने में एक लग्जरी आइटम हुआ करता था। अब छोटे छोटे पाउच में 1-1, 2-2 रुपए के पाउच जो है शैम्पू के सैशे के तौर पर मिलते हैं, और आप जो है गरीब से गरीब व्यक्ति को शैम्पू से बाल धोते हुए देख सकते हैं। एक समय में ये एक लग्जरी हुआ करता था, लोग साबुन से, रिन से, कुछ किसी भी चीज से अपने बाल धो लिया करते थे। लेकिन अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करता है। बेशक खाने को घर में निवाला ना हो, लेकिन सबके हाथ में अमूमन आप मोबाइल फोन देखेंगे। तो इस लिहाज से ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं कि वो सही साबित होती हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ गई है, बावजूद इसके आर्थिक उन्नति हो गई है, क्योंकि लोगों ने घर घर में मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, शैम्पू साबुन का इस्तेमाल होने लगा है, टीवी घर घर पहुंच गया है, रेडियो घर घर पहुंच गया है। तो ये जो है ये आर्थिक उन्नति का पैमाना है। यहां सवाल सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजीकरण का नहीं है। सवाल यह है कि तरक्की के बारे में जो एक स्थूल धारणा होनी चाहिए वह क्या है, तरक्की का आखिर मायने क्या है। आप शिक्षक हों या चौकीदार,
या व्यापारी, साहित्यिक, वैज्ञानिक या कलाकार, आपके दिमाग में तरक्की के बारे में अपनी एक स्थूल धारणा होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हमारे देश में कहीं किसी तरह की कोई तरक्की नहीं हुई है। बेशक लोग मोबाइल यूज करने लगे और स्मार्ट टीवी सबके घर में हो जाए, खाने को अनाज ना हो। आप देखते हैं झुग्गी वालों के घर में भी आपको मोबाइल और टीवी दिख जाएंगे, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं, स्मार्ट टीवी दिख जाएंगे। वो लोग भी गूगल पर सर्च करते हैं, डाटा पर पैसा खर्च करते हैं, तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं। तो इस लिहाज से तरक्की हुई है, लेकिन सांस्कृतिक तरक्की कोई नहीं हुई, शैक्षिक तरक्की यहां पर कोई नहीं हुई, सामाजिक तरक्की किसी तरह की नहीं हुई, धार्मिक तरक्की कोई नहीं हुई, और आर्थिक तरक्की कह सकते हैं हुई है, क्योंकि लोगों में जो पूंजीवादी चीजें हैं उसका इस्तेमाल बढ़ा है। कैपिटलिज्म जो है वो फ्लरिश हो रहा है आज के टाइम में। अर्थशास्त्री और साहित्यिक, भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर और दैनिक अखबार के संपादक, इन 4 समूहों का बहुमत अगर किसी चीज को तरक्की कहता है तो वही तरक्की की स्थूल धारणा हो जाती है। मतलब आपकी जो सोचने समझने की ताकत है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है इन सब चीजों के जरिए। इस वक्त ऐसा कोई बहुमत तैयार नहीं हुआ है जो पिछले वर्षों में जो गतिविधियां आर्थिक क्षेत्र में हो रही हैं उन्हें भारत की तरक्की घोषित कर दे। लेकिन ऐसा भी कोई बहुमत या प्रभावी अल्पमत नहीं है जो दृढ़ता के साथ कहे कि यह तरक्की नहीं है, जो ये कहे कि हांगकांग तरक्की नहीं है, कि थाईलैंड तरक्की नहीं है। भारत के आर्थिक सुधारों के बारे में इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस इंडिया जो बता रहे हैं वे तरक्की नहीं है, तब संवेदनशील समूहों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मगर इसकी कमी है। तो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो हमेशा से ही सत्ता से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। जैसा सत्ता चाहती है ये वैसा ही नाच नाचते हैं। एक वर्ग या कुछ समूह कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है और बाकी लोग हक्का बक्का होकर देख रहे हैं, इससे एक दिशाहीनता पैदा होती है। तो यहाँ पर किशन पटनायक जी जो है वो बुद्धिजीवियों के रोल को बहुत अहम बता रहे हैं। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम इस प्रतिक्रांति के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।